नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो आज संवाद में आपका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हरियाणा इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 68 रहा था 2019 में, लेकिन इस बार 2024 के इलेक्शन में क्या टर्नआउट बढ़ेगा? क्या हरियाणा के लोग अपनी सरकार चुनने में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे? उमेश, और सबसे इससे भी एक बड़ा सवाल और दिमाग में आता है कि अब हरियाणा में करंटली बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। तो क्या कांग्रेस इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठा पाएगी, या बीजेपी फिर से अपनी गवर्नमेंट बना पाएगी? तो चलो चलिए इस पर डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हरियाणा का इलेक्शन जो है किस तरह का निकलेगा। हाँ बिल्कुल सर शालिन। तो आज जो बेसिकली जैसे बात करते हैं थोड़ा हरियाणा इलेक्शन मैटर पे। तो हम्म। ये जो हरियाणा इलेक्शन में सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से तो ये एक देश की जैसे राजनीति पर भी असर डालने का इसका असर रहेगा। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये 2000 अगर हम देखें 2024 का जनरल इलेक्शन का था, वो एक ट्रेलर का सबूत था। तो एक ट्रेलर का एक संकेत था ना। तो हम्म। अगर अब जो पार्टी हारती है उसके लिए काफी मतलब स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो हर वोटर मतलब एक तरह से वोट जो करेगा उसके लिए पार्टी के लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगा वो कि हम जीते इस बार। क्योंकि वो एक इंडिकेटर हो जाएगा ना कि मेरा अभी ये बेस है। क्योंकि 2024 एबरेशन था कि वो एक सच्चाई बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल रमेश, और एक चीज और है जो एक चीज लगती है कि हरियाणा का जो अपना स्टेट असेंबली का जो इलेक्टोरल आउटकम होगा, वो नॉर्दर्न इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप की पल्स भी देगा। ये मेरे को लगता है ऐसा। तो अब इस चुनाव में हरियाणा के वोटर्स का जो भी फैसला होगा ना रमेश, वो हरियाणा की सरकार तो बनाएगा ही बनाएगा, मतलब obvious है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये भी देखना होगा कि इस इलेक्शन का मतलब राष्ट्रीय लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्या होगा। जो मैं कह रहा था ना कि ये हरियाणा का आउटकम, इलेक्टोरल आउटकम, नॉर्दर्न इंडिया की पल्स भी देगा। और ये दैट्स वाई ये मुझे लगता है जो है कि ये चुनाव सिर्फ हरियाणा राज्य के लिए ही नहीं है, ये बहुत कुछ आगे चल के पॉलिटिकल इंडिकेशन देने वाला है। बिल्कुल तो सही शालिन। लाइक अगर हम बात करें जैसे की इश्यूज की जो वोटर्स की हैं, अब चैलेंजेस तो बहुत हैं। मतलब जो उन चैलेंजेस के बारे में वो बाहर में के मतलब इलेक्शंस को बहुत टफ बना रहे हैं एक्चुअली। तो हम्म। हरियाणा के लोगों के सामने मतलब काफी बड़े मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा जो इंडिया ऑल इंडिया है वो तो बेरोजगारी है ही। मतलब हरियाणा में स्पेशली जो देखें अगर हम कि अर्बन विकास तो हुआ है पर ग्रामीण विकास तो उतना नहीं हुआ ना। तो हाँ, बहुत बहुत गड़बड़ है। तो हाँ। अनएम्प्लॉयमेंट तो ग्रामीण और अर्बन में दोनों में ही है एक्चुअली। अब भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नहीं है कहीं भी इंडिया में मतलब देखा जाए। हम्म। और दूसरी बात अगर तीसरी बात अगर देखें हम तो जैसे रीजनल डिस्पैरिटी, जिसे क्षेत्रीय असमानता असमानता बोलते हैं ना, उस हम्म। असमानता उनको मतलब सभी लोगों के लिए जिंदगी पर मतलब गहरा एक असर डाल रहा है। तो बहुत ज्यादा उससे लोग प्रभाव हो रहे एकदम सही रमेश, और एक चीज और है, ये जो किसान मूवमेंट का अनरेस्ट है ना, उसमें भी हरियाणा का बहुत बड़ा इलेक्शन में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और आपने जैसे ये जो रीजनल डिस्पैरिटी या क्षेत्रीय असमानता की बात करी आपने, तो उसमें अगर आप देखें तो मेवात और साउदर्न हरियाणा जो है ना, तो इसका विकास अब तक नहीं हुआ है, बहुत हैं। पीछे है ये तो कंपेयर। हमने देखा था ना जब वो कम्युनल वायलेंस भी हुआ था मेवात में। हाँ। तो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी जो है ना, इसमें अपने मैनिफेस्टो में विकास की बातें तो करती रहती है, बट जो हरियाणा की पॉपुलेशन है उनको कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट दिखते नहीं है। बातें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इलेक्शन होता है, आते जाते जाते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ। और और पब्लिक जो है ना बहुत जागरूक हो चुकी है, तो पब्लिक को सब समझ में आने लगा। ये और ये बेरोजगारी तो हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आप बोल ही चुके हो। और नए रोजगार के का वादा सारी पॉलिटिकल पार्टी करती है, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बोला जाता है। तो साथ साथ में एक चीज और जो है डिसाइडिंग फैक्टर देती है या थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगी, ये अपनी फीमेल रेसलर्स वाली एपिसोड्स जो है ना, उसका भी कांग्रेस ने उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली क्वाइन कर रखा है। वो भी एक बहुत बड़ा कोई फैक्टर होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है शालिन। बट एक और मुद्दे पे बात करते हैं जो हम्म। इनफाइटिंग और लीडरशिप स्ट्रगल्स हैं दोनों बीजेपी और हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में।
तो अब हरियाणा हाँ के अगर पॉलिटिकल क्लाइमेट में मतलब बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। मतलब कांग्रेस में जैसे भूपेंद्र हुडा और कुमारी शैलजा के बीच में काफी रिफ्ट अब ओपनली दिख रही है। और दोनों लीडर्स के सपोर्टर्स अभी अपनी अपनी जगह पे जैसे बने रहे हैं, और कट्टर का एक तरफ है, उनके खिलाफ वो मोर्चा बांध चुके हैं ना। अब देखिए, ये कभी कभी मुझे लगता है ना, ये बीजेपी कांग्रेस की रेस है कि किसमें ज्यादा कन्फ्लिक्ट है। ये तो बात सही है। आप सैनी कट्टर की आप बात कर रहे हो, तो इनका पावर स्ट्रगल बीजेपी के लिए जो बड़ी चुनौती बन चुका है। आई थिंक यही मेन रीजन था जो इनकी लोकसभा वाले चुनाव में जो सीट का लॉस हुआ था बीजेपी को। और इनके बीच की डिफरेंसेस इतनी ज्यादा हो चुके हैं कि इलेक्शन के कंपेन के दौरान रहे जो बहुत सरफेस पर आते हैं, बहुत ही विजिबल हो चुके हैं। और बीजेपी बीजेपी पोर्ट्रे करना चाहती है कि यूनाइटेड फ्रंट है, बट मुझे नहीं लगता है, हरियाणा में तो नहीं है, और इसका फायदा कांग्रेस बहुत अच्छे से उठा रही है। हाँ, तो वो एक कांग्रेस को एक वहां पे है जाए फॉर श्योर। क्योंकि जहाँ आप बोलते हैं ना, जैसा आपने बताया कि भाई कांग्रेस में एक्चुअली फूट है और बीजेपी में भी है, पर मुझे लगता है बीजेपी में ज्यादा है। तो बीजेपी में ज्यादा हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस ने आपके साथ अलायंस नहीं किया है। आप पार्टी जो है केजरीवाल जी की, उसके साथ अलायंस नहीं किया। अब जो भी है मतलब थोड़ा रिस्की हो सकता है ये उनके लिए, या हो सकता है कोई उनको लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त लगता है कांग्रेस ने मतलब सोचा कि आपका हरियाणा में बहुत वीक प्रेजेंस है, उनको जरूरत से ज्यादा मतलब भाव देने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से मतलब आई थिंक उनका रवैया रह चुका है। आई थिंक कांग्रेस का ये मिस कैलकुलेशन है रमेश। और एक नॉर्दर्न इंडिया में स्पेसिफिकली यूपी साइड में लैंग्वेज होती है वोट कटवा, जो पर्सन जो है ना वोट काटता है, तो पार्टी कांग्रेस का वोट कटवा की तरह काम करेगी वहाँ पे। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। एनीवे, तो कुछ ना, चलिए बेस्ट एंड बेस्ट सिनारियोस की बात करते हैं। तो हरियाणा स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड, तो बेस्ट सिनारियोज में अगर हम देखें कि कांग्रेस अगर अपनी इन फाइटिंग को कंट्रोल कर लेती है ना, बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी आप बात कर रहे थे, तो उसको अगर कंट्रोल कर लेती है और रूरल वोट, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन में कांग्रेस बहुत ग्रिप पकड़ रही है, तो रूरल वोट बैंक के साथ, और अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी इनकैश कर लेती है, तो इससे जो है ना उसको एक बिग लीड मिल रही है, और इलेक्टोरल जो है मेजोरिटी की तरफ कांग्रेस जाती हुई दिख सकती है। तो ये एक मेरे को बेस्ट सिनारियो में ये चीज दिखती है। आपको क्या लगता है रमेश? ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। और वहीं मतलब अगर हम वर्स्ट केस देखें तो कांग्रेस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब इलेक्शन के दौरान बढ़ गए हैं एक्चुअली। अभी हमने सुना भी था कि शैलजा जी, जो कुमारी शैलजा जी हैं, वो बीजेपी में शामिल होने चाहती हैं, वैसे रूमर्स आए थे। तो उनके वोट बैंक को मतलब फ्रैक्चर कर रहे हैं ना, मतलब ये कांग्रेस के ये दोनों हुड्डा और जो कुमारी शैलजा कर रहे हैं। और बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है इससे। तो बीजेपी के लिए मतलब वैसे सिनारियो तो यही है कि भाई अनिल विज और सैनी कट्टर का जो अपनी आपस में मनमुटाव है वो सुलझ जाए, और हुड्डा और कुमारी शैलजा को और बढ़े। तो देखिए, शायरा वाला जो एपिसोड चल रहा है, वो मुझे जो लगता है ये पोस्ट इलेक्शन इसमें कुछ एक्शन या कुछ होगा। वो जब रिजल्ट आ जाएंगे तो शायद विल सी, वो एक डिफैक्टो फ्रैक्शन की तरह कहीं नोट उठ के जा सकती हैं, वो देखना पड़ेगा। एनीवे, तो वो वर्स्ट केस फॉर बीजेपी की अगर हम बात करें प्रमेश, तो अगर ये अनिल विज जो है जिस तरीके से अपनी ओपनली नाराजगी दिखा रहे हैं, और अंदर की एक एक ओपनली बोल रहे हैं, और अंदर ही अंदर एक जो है ना बीजेपी पार्टी में अंदर ही अंदर एक डिसयूनिटी दिखा रहे हैं। हम्म। तो ये भी ना एक तरीके से आगे चल के, ये जैसे मैं शारजा जी के लिए बोल रहा था ना कि मे बी पोस्ट इलेक्शन आउटकम अनिल विज भी कुछ कर सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। तो ये दो एक ऐसे बडिंग पिलर मैं बोल रहा हूँ, मैं शारजा और अनिल विज का, कि आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज कि इनमें से कोई एक पिलर जो है अपने ग्रुप ऑफ विधायक लेके और कहीं और चले जाए। तो ये बहुत पॉसिबल है। हाँ, सही कह रहे हो। मतलब ये तो बहुत पॉसिबल तो कह रहा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वोटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, और जो हमारा इलेक्शन इंपॉर्टेंस है उसका क्या महत्व है ये भी देखते हैं। तो इस इलेक्शन को जब हम जब भी मतलब नतीजा, जो भी नतीजा हो, एक चीज तो पक्की है, मतलब जो वोटर पार्टिसिपेशन हरियाणा के फ्यूचर को डिफाइन करेगा इसको। तो हर वोटर का जो वोट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मतलब वो एक और उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और इस इलेक्शन में अवेयरनेस और एक्टिव पार्टिसिपेशन ही हरियाणा के डायरेक्शन तय करेगा कि कैसे हरियाणा को आगे बढ़ना है, क्या करना है। अगर उनको डिविजिव वोट राजनीति करनी है, या
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की राजनीति करनी है, आई थिंक वो उनको डिसाइड। आई होप कि जो हरियाणा के वोटर्स इस इलेक्शन को थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से ड्राइव करें। तो जो है ना कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही स्टेट इलेक्शन, क्योंकि उनका काम है, उनका तो बिजनेस कह लो या जो भी कह लो, वो सब तो कहानी है ही। लेकिन जो है वोटर्स को ना अपना वोट भी सही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हरियाणा को आप देखो सारे सीट पर है ना, तो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, मैंने फर्स्ट में हुआ था, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो क्या है कि ये ना ये अपने वोटर्स को हर हर सीट के लिए बहुत ठोक बजा के राइट कैंडिडेट को चुनना चाहिए, क्योंकि ये एक नेक्स्ट 5 ईयर का कहानी है ये। करता ही कहाँ है। हाँ, तो वो थोड़ा सा आई होप कि हरियाणा के वोटर्स थोड़ा सा इस बार बड़ा स्ट्रिक्ट। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने आज बात की हरियाणा इलेक्शन के सेंट्रल इश्यूज की, पॉलिटिकल क्लाइमेट और पॉसिबल आउटकम्स के बारे में। हम यहाँ पे कौन जीतेगा या कौन हारेगा की बात नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट आपको समझाया कि क्या ऐसी परिस्थितियां हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतने की का उसमें ज्यादा जीतने के उसमें है, और किसका फ्यूचर स्टेबल दिख रहा है? तो अपनी प्रिडिक्शंस कमेंट में जरूर रखें और शेयर करें हमारे साथ। हाँ, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस आज संवाद में हम रोज नए पॉलिटिकल टॉपिक्स कवर करते हैं, और तो आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारा बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, और जिससे जो हम रोज नए नए संवाद जो है निष्पक्ष रूप की तरह डिस्कस करें और आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, तो हमें आपका थोड़ा प्यार चाहिए। तो चलिए फिर आज इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखें और नए दृष्टिकोण के लिए आज संवाद करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।